नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्भूषण पर। आज से हम शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न जो आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपकी घटना चक्र की बुक है जो आपकी टीचर एग्जाम के लिए बनाई गई है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है, इसके पहले के सभी वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है जिसमें आपको रसायन भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न को हमने कर लिया है, आवाज़ से हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। उसके पहले के सभी वीडियो को आपको देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है, वहाँ पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपके बीपीएससी द्वारा सभी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, यानी कि तत्व नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो गैस आपका तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। तो एक बात आपको यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोरेटरी को आपको याद रखना है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से दोनों तरफ के प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी गई है 18 और 20। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। उल्लेखनीय है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो 18 + 20 तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक की एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है, जैसा कि ऊपर हमने आपको जो बुक में आपका दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उसे भी ध्यान रखना है और आपको कही गई सारी बातें भी ध्यान देनी है। एग्जाम से पहले हर एक चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। आपके एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, जिसमें आपकी एक तो किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं, उसमें आपके लैंग्वेज का पेपर होगा। आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, सामान्य लैंग्वेज में आपका हिंदी और अंग्रेजी है। अदर कोई लैंग्वेज आपने चुना है, उर्दू चुना है, कोई भी चुना है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई माइनस मार्किंग है। सेकंड पेपर में आपका माइनस मार्किंग है, जिसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव हर एक प्रश्न के पीछे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सब में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें भी 5 ऑप्शन हैं। तो ज़्यादातर पहले भी 5 ऑप्शन ही बीपीएससी देता था एग्ज़ाम में, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि हमने आपको बताया है, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu-242 के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या आपका 242, परमाणु क्रमांक आपका 94 बराबर प्रोटॉनों की संख्या।
न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या प्लस माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ 242 में आपको 94 माइनस कर देना है, तो आपका 148 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्योंकि यहाँ आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है तो आपको ये याद रखना है, तभी आप निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक किस कारण से अलग अलग होते हैं? द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो एक बात आपसे यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है, समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, ये बात आपको पता चल गई। अर्थात हम कह सकते हैं जिस तत्व की परमाणु संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या यानी समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको मिली हैं बुक में अच्छे तरीके से याद कर लेना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका बेहतर हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? ये आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह जो है 96,485 जूल मोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का जो है शुद्ध होता है, तो वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप 7 अधिक पीएच मान इसको आप मान सकते हैं। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। यहाँ से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान जिस विलयन का 7 से अधिक पीएच मान होगा वो क्षारीय तथा जिसका 7 से कम पीएच मान होगा वो विलयन आपका अम्लीय होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद रखनी है। और 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय और 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न आपके लिए है, लेकिन अच्छे से इसको आपको याद रखना है। बार बार ये पूछा जाता है, एग्जाम कोई भी हो। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? इसके पहले प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया, वही प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया। तो बीपीएससी आपका वही प्रश्न दोहराता है। एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं सबको आपको पढ़ के जाना है। तो निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो ये आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। पानी का पीएच मान आपको बताना है, तो 7 होगा। इसके पहले कि हमने पढ़ा था 22 में भी पूछा गया यही प्रश्न, 19 में भी पूछा गया यही प्रश्न। तो हम कह सकते हैं कि बीपीएससी आपका वही प्रश्न दोहराता है, आपको प्रीवियस ईयर तैयार करके जाना है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। एच धनायन की सांद्रता आपको बतानी है। पीएच में परिवर्तन, कोण पीएच इक्वल टू pH2 माइनस pH1 बराबर 6 - 3 बराबर 3। ये आपका सूत्र रहा। एच धनायन की सांद्रता का अनुपात H प्लस कोष्टक 2 अपान H प्लस 1 इक्वल टू 10⁻³ तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ 1000 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है दिए गए हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में समय नहीं गंवाना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको छोड़ देना है। तो कई चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी, कितना भी आप कोशिश करिए, क्योंकि समय कम है आपके पास, इसलिए
ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको याद ना हो। तो यश धनायन प्लस यश धनायन आपको ये याद रखना है, ये भी सूत्र 1/1000, जो कि यश धनायन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन आपका लाल द्रव है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप को द्रव अवस्था में यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यह अज्वलनशील है और जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है। तो किस वर्ग का है? ये 17 वर्ग का है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग से नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसका जो अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। वेल्डिंग से प्रयोग होने वाली गैस आपको बतानी है, कौन सी है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। जब भी गैल्वेनाइड कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा जहां आपकी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते की। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हो वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी आपने ग्रुप बनाया है वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो अगर आपको गैल्वेनाइजेशन ना लिख करके यसद लेपन लिख करके दे तो आपको ये भी याद रखना है, कहीं कहीं आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए ये चीज़ें लिखता है। हमने कई चीज़ें आपको बताई हैं कि अंग्रेजी में अगर लिख देता है या उसी रूप को हिंदी में लिखता है, तो दोनों बातें आपको याद रख के चलनी हैं। यसद लेपन देता है तो आपको राइट आंसर मानना है, गैल्वेनाइजेशन देता है तो आपको मारना है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस विधि को यसद लेपन और गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट आपको बताना है, कौन से हैं? सल्फोनेट डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीला थोथा का रासायनिक रूप आपको बताना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है। इसका सूत्र है CuSO4 × 5H2O। तो कॉपर सल्फेट इसका नीला थोथा का रासायनिक नाम है। सूत्र आपको याद रखना है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी अल्कोहल में अघुलनशील है।
तो यहाँ आपका कॉपर सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा, नीला थोथा का रासायनिक रूप। इसका सूत्र आपको CuSO4 × H2O याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपको बतानी है। तो प्लेटिनम इसमें से सबसे भारी धातु है। भारी का तात्पर्य आपका घनत्व से है, एक बात ये याद रखनी है। इसमें जो आपको पूछा गया था, इसमें सबसे भारी तत्व आपका प्लेटिनम है, जिसका घनत्व आपका 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का जो घनत्व है उसका आपका 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। पारे का आपका 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर और सोने का 19.32 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। तो यहाँ से 2-3 धातुओं का घनत्व आपको याद रखना है, काहे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ये आपका 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है कि मिश्र धातु क्या होती है, कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। जो कठोर होता है उसमें जंग नहीं लगता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रासायनिक नाम भी सभी का याद रखना है, जैसे आपका कार्बन का C, निकेल का Ni, क्रोमियम का Cr। तो ये चीज़ तो आपको याद होगी पहले से ही, नहीं याद है तो आप देखते हुए चलिएगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, तो यह आपका जिप्सम है। जिप्सम आपका, इसका रासायनिक सूत्र याद रखना है, CaSO4 × 2H2O। इसको जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, इसको जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह अणुओं का जो है त्याग कर देती है, जिसके कारण कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। इसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब नीचे के प्रश्न में आपका देखिए 1997 और 98 में पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है, जो आपका हो जाएगा CaSO4 कोष्टक बंद 2 आपका H2O। तो कैल्शियम हाइड्रेट इसको गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ से पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। आने वाला एग्जाम आपका कुछ भी आपसे पूछा जाए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि BPSC आपका बार बार वही प्रश्न दोहराता है, थोड़े से फेरबदल में। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, ये क्या कहलाता है, ये आपका एल्कीन कहलाता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त तो यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंधों वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विद्युत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। एल्काइन त्रि-आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। तो विद्युत संयोजन बंध और आयनिक बंध आपको याद रखना है किससे कहते हैं, कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम आपको बताना है, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है CH3COOH। सिरके का IUPAC नाम एथेनाइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो यहाँ से जो पॉइंट आपको दिए गए हैं इनको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में आपका एसिटिक अम्ल, इसके पहले के प्रश्न में हमने किया था, ये आपका 1997 और 98 में पूछा गया है। इसके पहले आपका 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं और वही प्रश्न बीपीएससी द्वारा बार बार पूछा गया है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है जितनी भी बैटरियां हैं। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको CO2 इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। खनिज मिनरल ऑयल जिसको कहते हैं, मिनरल जिसको कहते हैं, ऑयल तो आपका तेल हो जाएगा, खनिज तेल उसको कहा जाएगा। यहाँ आपसे केवल खनिज पूछा गया है। खनिज क्या है, मिनरल क्या है? तो ये आपका अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसमें जो विस्फोटक प्रयोग किया गया था वो आपका प्लूटोनियम है। 9 अगस्त 1945 को, ये तारीख भी आपको याद रखनी है, यानी कि ये डेट आपसे बार बार पूछी जाए तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। फैट मैन नामक बम आपका नागासाकी जापान पर गिराया गया था। तो बम का नाम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। एक आपका फैट मैन नाम का जो बम गिराया गया था नागासाकी जापान में, तो बम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष आपसे पूछा जा सकता है 9 अगस्त 1945 आपको याद रखना है। बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? प्लूटोनियम। वही दूसरी जो आपका बम गिरा था हिरोशिमा पर, तो उसको भी आपको याद रखना है कि जो उसमें हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो उसका नाम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय आपका हिरोशिमा पर, इसमें जो आपका यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो आपको यहाँ से 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे फैटमैन जो आपका गिराया गया था नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, उसमें आपका प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था, जो विस्फोटक उसमें लगा था। इसमें जो विस्फोटक यूज किया गया था वो आपका यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, राइट आंसर। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण जो निकेल का प्रयोग होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आपका हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आपका पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक यानी Cl, इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। खाने का नमक यानी Cl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार इसको कहते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं।
NaCl KNO3। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो कार्बन आपका सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ये आपके केरोसिन में अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन। देखिए, रासायनिक रूप से केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। पता हो कि आपको हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़े से फेरबदल में ये प्रश्न आपसे फिर से भी बन सकता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG कह सकते हैं हम, LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। तो इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे कि ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है या अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एक एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 = C कोष्टक के अंदर CH3 CH = CH2 है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये आपका आइसोप्रीन का एक सूत्र है। डायरेक्ट एग्जाम में सूत्र पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ ले आपको, तो थोड़ा सा जो चीज़ें मिल रही हैं उसको आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। देखिए, यहाँ टेफ्लॉन से एक क्वेश्चन पूछा गया, टेफ्लॉन की परत। इसके पहले के प्रश्न हम लोगों ने किया था, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक क्लक का बहुलक है, तो यहाँ बहुलक पूछा गया है। तो ये आपका टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राक्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि टेट्राक्लोरोएथिलीन आपका एक फ्लोरोकार्बन है ठोस। इसका घनत्व तो आपका 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक आपका 327 सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषता बर्तनों पर चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। तो इसके पहले के प्रश्न हम लोगों ने किया था, यहाँ पे उसी प्रश्न को थोड़े से फिर बदल में पूछा गया फिर से 2016 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनता है बैकेलाइट, तो ये फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन नाइट्रोलेन हाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रासायनिक लियो बैकलैंड ने की थी। तो बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो किसके संघनन से बनता है, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड आपका वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है। आ जाते हैं हम सीधे फैक्ट्स पे, सारी चीज़ें एक ही साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक ही कार्बन की अपरूप इलेक्ट्रोप्स हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट आपका कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन संयोजी बंधों से होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक समान रासायनिक गुण, एक समान रासायनिक प्रक्रिया और एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से वो गुजरते हैं। तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ से दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पे होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए एनालाइजर ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। या तो एनालाइजर का प्रयोग किया जाएगा या तो ब्रीथलाइजर का। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम काइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है सीधे एग्जाम में। पोटेशियम क्राइक्रोमेट K2Cr2O7। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ये, तो इसका सूत्र आपको याद रखना है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अपक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यता होती है। तो घरेलू ईंधन में ये देखिए प्रश्न फिर से पूछा गया। इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने किया था कि एलपीजी किसका मिश्रण होती है। एलपीजी ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10। कई बार आपसे इनका सूत्र पूछा जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो दोनों का सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि आपकी जो गैस है एलपीजी गैस वो आपका प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के उसमें गंधयुक्त पदार्थ जैसे एथिल मरकैप्टन, यहाँ केवल मरकैप्टन लिखा गया है, एथिल मरकैप्टन लिख के आता है तो भी आपको याद रखना है, इसको मिलाया जाता है। इसी की गंध से पता चलता है कि आपकी गैस एलपीजी गैस लीकेज है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों वे होती हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित वाष्पीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं ये आपको याद रखना है कि वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण, बादलों द्वारा उत्सर्जित वाष्पीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनके प्रमुख गैस जो आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी गैसें इनका मुख्य घटक है ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपके सही हैं। इसी तरह आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे एक से अधिक, यानी कि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लास्ट ऑप्शन में यही आपका लिखा हुआ मिलेगा।
फिर से देखिए आपका वही प्रश्न दोहराया गया है। 18 के बाद 19 में लगातार पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक, फिर से उसी प्रश्न को दोहराया गया है। तो यहाँ से आपका वही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जल से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं कि निर्गत होती है। पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने के कारण ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन आपका पायसीकरण द्वारा ग्रीज को हटाता है। पायसी कारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण पे आप देख सकते हैं साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसी लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। पहला आपका लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है, तथा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीज को घोल देता है। ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको कराया है 48 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद की अगली वीडियो में आपको सभी प्रश्न कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 49 से प्रश्नों को हम कल की वीडियो में कराएंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और चीज़ें आपको आसानी से याद रहें। वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, हर एक प्रश्न आपको याद रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न याद हो। कारण ये है, मूल कारण आप कह सकते हैं ये है कि बीपीएससी आपका वही प्रश्न थोड़े से फेरबदल में बार बार पूछता है। ना भी फेरबदल करता है तब भी पूछता है, लेकिन वो क्वेश्चन को दोहराता है। तो आपको सभी प्रश्न को एग्जाम से पहले याद कर लेना है। 2 से 3 वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कवर किया था। यहीं आपके रसायन विज्ञान को भी 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से देखना है, 1 से 2 बार देखना है। अगर उन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है जो पहले आपके अपलोड किए गए हैं बीपीएससी के लिए विज्ञान साइंस के, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को कराया गया है, तो उन सभी वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पे अपलोड की गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।